नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर पराशर और आज का हमारा कार्यक्रम योग भगाए रोग, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में इस कार्यक्रम की विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपमा कौशल मौजूद हैं हमारे बीच में। सीनियर योग इंस्ट्रक्टर हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योग एजुकेशन एंड हेल्थ की। और आज हम चर्चा करेंगे योग के बारे में। योग का हमारे दैनिक जीवन में कितना योगदान है, कितनी महत्ता है योग की, और रोगों को भगाने में और हमारे स्वास्थ्य के प्रति कितना महत्वपूर्ण है योग हमारे आम जीवन में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर अनुपमा, योग के बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ में बताइएगा आप। जी योग जो है वो संस्कृत भाषा की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। जोड़ना यानी किस चीज़ से जोड़ना? आत्मा का परमात्मा से मिलन योग कहा जाता है। लेकिन आत्मा और परमात्मा जैसे भारी शब्द अक्सर जो है आम जनता की समझ में नहीं आते कि किस तरह से हम उस परमात्मा से जुड़ें। तो यहाँ हल्के शब्दों में या कह लो कि बिल्कुल ही सरल शब्दों में मैं बताना चाहूँगी कि जैसे दो संख्याओं का योग जब हम करते हैं या जमा करते हैं तो उसको जोड़ते हैं जी। जैसे तो इसी तरह से सबसे पहले योग सिखाता है अपने आप से जुड़ना। जो आत्मा शब्द है वो आत्म से बना है, यानी सबसे पहले व्यक्ति को अपने प्रति अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और जब वो अपने प्रति अवेयरनेस क्रिएट करके, जैसे अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने इसे 8 अंगों में बहुत खूबसूरती से पिरोया है कि आम जन भी इसे कर सके। तो जैसे उसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो कॉन्शियसनेस की या अवेयरनेस की सबसे हायर स्टेट है वो समाधि है। तो वहाँ तक पहुँचने का लक्ष्य शुरुआत अपने आप से ही करनी है और सबसे पहले स्वयं से जुड़े। आज के समय में हम जाने, एक क्वेश्चन सबकी तरफ से होता है, युवाओं की तरफ से, कि योग हम क्यों करें योग? इसका एक सीधा सा उत्तर आपके पास क्या रहेगा? जी, ऐसा है सर कि आम जनता जिसे कहते हैं कि सभी तरह के इसमें शामिल होते हैं लोग। कईयों के पास धन अधिक है तो वो कहीं पे भी साधन से अपनी फिटनेस को ला सकते हैं। लेकिन योग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें बिना किसी खर्च के एक आम व्यक्ति घर पे दरी पर भी जिसे कर सकता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये रहता है कि इसके लिए हमें किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है। इवन जैसे यदि किसी ने फुटबॉल भी खरीदनी है तो उसके पास फुटबॉल होनी चाहिए, किसी को क्रिकेट खेलना है तो उसके पास बैट और बॉल होना चाहिए, या ऐसे कई अन्य खेल हैं। तो इसके लिए तो केवल आपका अपना मन आवश्यक है, आपके अंदर वो भाव होना चाहिए कि आपने योग करना है, और आपको मात्र एक दरी की आवश्यकता है और जो हर घर में उपलब्ध है। पर ये सवाल ये है कि युवाओं को क्यों करें, उसकी आवश्यकता के बारे में बताइए जरा। जी, आजकल हम आउट वर्ल्ड में जैसे कहते हैं, आजकल की जनरेशन जो है मास मीडिया से प्रभावित होकर या अन्य लोगों की वेस्टर्नाइजेशन कल्चर को इतना ज़्यादा अपना चुके हैं कि अपनी संस्कृति की जड़ें तक भूल चुके हैं। तो उस जड़ से जुड़ने का नाम जो योग है, और भारत को विश्व गुरु कहा गया। और योग जो है सबसे पहले ऋषि मुनियों ने यहीं से उसे सहेजा और उसका लाभ आज पूरा विश्व उठा रहा है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में यूएन असेंबली में 2014 में जब ये प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से रखा गया तो उसे पूरे विश्व ने एक्सेप्टेंस दी, और आज उसे हम आने वाले समय में, अभी कुछ ही दिन बचे हैं, 21 जून को फिर से मनाएंगे। आज लोग उसके लिए अवेयर हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अक्सर लोग समझते हैं कि हेल्थ को समझना, स्वास्थ्य को समझना बहुत ज़रूरी है। कि लोग समझते हैं, जैसे हमारी न्यू जनरेशन है, कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही फिटनेस है। लेकिन योग समझाता है कि फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी, मानसिक स्तर स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है, सामाजिक स्वास्थ्य ज़रूरी है, व्यावसायिक स्वास्थ्य ज़रूरी है, भावनात्मक स्वास्थ्य ज़रूरी है। और योग इन सभी को परिपूर्ण करता है। और एक संपूर्ण व्यक्तित्व को, जैसे हम कहते हैं कि भी एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी को क्रिएट करने में योग बहुत हेल्पफुल है। और मुझे लगता है कि यूथ को इसे ज़रूर अपनाना चाहिए। योगः कर्मसु कौशलम, ऐसा कहते हैं। योग से जो अपने कर्मों में है, आपकी दिनचर्या में है या आप कर्तव्य में कुशलता आती है। और एक ये है कि योग चित्तवृत्ति निरोध है। चित्त की जो वृत्तियों को है उनको भी एक तरह से कंट्रोल में करता है, हमारे नियंत्रण में रहती हैं वृत्तियाँ। तो उसके बारे में बताएं कि रोगों से लड़ने में कैसे कारगर रहता है योग? जी,
बहुत ही खूबसूरत प्रश्न किया आपने। अक्सर हमें समझना ये है कि लोग अक्सर समझते हैं कि हेल्थ में अगर हमारी बॉडी में ये डिजीज़ होती है, जी। लेकिन ज़्यादातर जो बीमारियां आजकल रिसर्च भी ये प्रूव कर चुकी है कि साइकोसोमेटिक है, यानी कि रोग पहले मन में पनपता है, उसके बाद शरीर पर प्रभाव देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि अक्सर हमें बॉडी में बहुत अनईजीनेस फील होती है तो हम फुल बॉडी चेकअप कराने जाते हैं, लेकिन जब हम टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो वो कहते हैं कि आपका शरीर नॉर्मल है। फिर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे इतनी अनईजीनेस क्यों फील हो रही है, या मेरे अंदर रोग मुझे तो फील हो रहा है लेकिन कहीं दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर एक जो संबंध आता है कि भी यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसका प्रभाव आपके पूरे सिस्टम्स पे पड़ता है। हमारे शरीर में 12 सिस्टम होते हैं और उन सभी पर जब प्रभाव पड़ता है तो हमारी जीवन शैली कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेवार है। हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आजकल सबको आराम चाहिए, सबको कम समय में तरक्की चाहिए, और जिसके कारण स्ट्रेस का लेवल जो बढ़ जाता है, जो आसान सा तरीका चाहिए बिल्कुल करने का योग। और स्ट्रेस को भगाने में, तनाव को दूर करने में, चाहे वो शारीरिक तनाव हो चाहे मानसिक तनाव हो, योग से बेहतर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है जी। तो आपने बताया हम 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, आपको भी दर्शकों को भी मालूम है अच्छी तरह से, और किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की 2015 से। लेकिन भारतीय संस्कृति में कहीं ना कहीं योग की हज़ारों वर्षों से एक परंपरा चली आ रही है, और कहीं ना कहीं एक दोबारा से कहें हम एक जागरूकता, एक जागरण अभियान चला हुआ है इन 8-9 वर्षों में, और तमाम जितने भी देशों ने एकमतता से स्वीकृति की इसकी योग दिवस की, और पूरी दुनिया भर में हम कहीं पर भी देखें, दुनिया के बड़े बड़े तमाम बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर, और तमाम बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं वहाँ पर योग मनाया जा रहा है बहुत सारे देशों में। तो कितनी अवेयरनेस आई है हमारे भारत में, देखें पूरी दुनिया भर में तो आई है, लेकिन अपने हिंदुस्तान में अगर देखें हम, यहाँ पर कितना अवेयर हुए हैं लोग योग के प्रति? जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने से पूरे विश्व में तो बदलाव देखने को आया ही आया है, लेकिन जो जैसे कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, पहले जो योग को हम यहाँ कम मांगते थे क्योंकि हर जगह पे उपलब्ध था, आज उसका एक कह लो कि एक मूल्यांकन करके ही उसका योग इंस्ट्रक्टर लग सकता है, या उसका क्वालिटी इंडेक्स चेक होता है कि उसको सही जानकारी भी है कि नहीं, और तभी वो योग का जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो इसमें काम कर रही है। और यदि हम हरियाणा योग आयोग की बात करें या हम अपने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योग एजुकेशन हेल्थ की बात करें, तो हमारे यहाँ पर जो है बहुत से लोगों को अवेयर किया जा रहा है, जनरल पब्लिक को भी, और कितनी तरह से अभी 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड जो है हरियाणा योग आयोग ने माननीय श्री डॉक्टर जयदीप आर्या जी के संज्ञान में हमने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। और इसी तरह से लोग जुड़ते जा रहे हैं, चाहे सूर्य नमस्कार के फॉर्म में ही वो कुछ पल ही करें, लेकिन वो अब योग को अपनाने लगे हैं। और यहाँ एक चीज़ और जो दर्शकों को कहना चाहूँगी कि योग केवल 21 जून को करने के लिए नहीं है, इसे हमें योग को एक दिन नहीं करना है, हमें इसे अपनाना है जीवन भर, क्योंकि ये जैसे हर गेम से कहीं ना कहीं हमें रिटायरमेंट लेनी पड़ती है, चाहे वो हमें कितनी फिटनेस दे, लेकिन योग जो है वो हमें उम्र भर निरोगी रखता है। और हर स्तर पर, हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे छोटा बच्चा है 8 साल से ऊपर के से लेके वृद्धावस्था तक, किसी भी स्टेज पर आप इसको कर सकते हैं। और आजकल तो इसकी नई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं कि आप ऑक्यूपेशनल प्लेस पे भी हैं तो उस वहाँ पर भी अपने आप को योग से किस तरह से आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है या मेंटल स्ट्रेस है। आपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहाँ पर आप मौजूद हैं हरियाणा योग आयोग के, तो इसके बारे में भी कुछ थोड़ा सा बताइए ब्रीफ में कि हरियाणा में मुख्यमंत्री जी ने भी, और बहुत सारी आपने जयदीप आर्या जी का भी जिक्र किया, तो उन्होंने बहुत सारे जितने एक्टिविटीज़ की हैं योग की, तमाम स्कूलों में, कॉलेजेस में, और पूरे हरियाणा भर में एक अभियान सा चला, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की बात है। तो किस तरह का इम्पैक्ट रहा पूरे प्रदेश भर में? जी, बहुत ही खूबसूरती से हरियाणा के लोगों ने इसको अपनाया, और वहाँ के जितने भी शिक्षक, और अभी रिसेंटली इसे जो है जैसे कहते हैं ना कि रोग आए ही क्यों, और छोटी क्लास से ही हम रोग के आने का इंतजार ही क्यों करें, तो इस तरह से कार्यक्रम या उनका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है कि बचपन से ही
बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज हो अपनी वनस्पतियों की, अपनी ये योग की, और वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से लेके छोटी छोटी क्रियाओं को खेल में योग कैसे कर सकते हैं, ताकि उनके लिए एक भारी सब्जेक्ट या बोझ ना लगे उन्हें योग, जैसे खेल खेल में योग वो किस तरह से बच्चे के रस बस जाए, इस तरह का प्रयास जो है हरियाणा सरकार ने किया है कि जिससे कि पाठ्यक्रम में शुरुआती अवस्था से लेके 12वीं तक जब तक वो बड़े हों तो उनमें रच बसा जाए। जी, आपने बात की जैसे योग, अष्टांग योग की बात की, आहार विहार प्रत्याहार प्राणायाम यम नियम, इनके बारे में बहुत कम लोगों को नहीं मालूम है। एक योग को यही जानते हैं कि एक योगासन है, योग की प्रक्रियाएं हैं, और एक जैसे एक्सरसाइज होती है बॉडी की एक्सरसाइज, वो एक योग है। बाहर भी कुछ लोगों को इससे ज़्यादा मालूम नहीं है। जी। तो उसके बारे में बताइए कि आहार विहार क्या है, प्राणायाम क्या है और ध्यान क्या है। ये जो ये अष्टांग योग हैं, योग के 8 भाग हैं, तो इनकी क्या महत्ता है और क्या चरम क्या है योग का? जी देखिए, अष्टांग योग जो है इसमें 8 अंग आते हैं। सबसे पहला है यम। यम जो है इसका अर्थ कोई यमराज से नहीं है जैसा कि माना जाता है। यम जो आते हैं वो सोशल एथिक्स में आते हैं कि यानी कि एक व्यक्ति को समाज में किस तरह का व्यवहार करना है। इसके अंदर आगे 5 अंग होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो यदि व्यक्ति इनको अपना लेता है तो उसका, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मानसिक स्ट्रेस आता है, व्यक्ति अहिंसा करता है तो अहिंसा का मतलब यहाँ पर किसी को फिजिकली तंग करना नहीं है, किसी का मन वचन कर्म से भी यदि आप बुरा सोचते हैं तो वो भी हिंसा का प्रकार है। तो ऐसी योग की गाथा में एक छोटे पहलू को उन्होंने बोला है कि जब यदि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में ढाल लेता है इन चीज़ों को, तो उसके अंदर मानसिक तनाव पैदा ही नहीं होगा और वो समाज के लिए भी खतरा नहीं है। और आप विश्व, जैसे हम विश्व गुरु की बात करते हैं या कह ले आजकल G20 चल रहा है, या हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, तो वो सभी को साथ लेके चलने का जो वो है, वो शुरुआत अपने से होती है। तो व्यक्ति की वो शुरुआत की, अहिंसा को अपनाए, सत्य को अपनाए, अपरिग्रह, चोरी ना करे। चोरी केवल किसी की चीज़ को उठा लेना नहीं मानते, योग में मानते हैं कि किसी का मन वचन कर्म से भी किसी चीज़ को कह दिए कि काश ये मेरे पास होती, तो वो भी आंखों से चुरा ली या आपने मनन रूप से उसको चुरा लिया। तो ये जैसे 5 अंग हमें अपने सोशल एथिक्स बताते हैं, ऐसे ही नियम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो शौच जो क्या है, शुद्धता, यानी कि यहाँ शुद्धता, हम नहाते तो सभी हैं, बाल धोते हैं, अपना ब्यूटी पार्लर जाते हैं, अपने आप को ग्रूम करके रखते हैं, लेकिन वहाँ यहाँ कह रहे हैं विचारों की शुद्धता भी, विचारों की शुद्धता, क्योंकि बीमारी जो है वो विचारों से शुरू होगी। यदि आपके अंदर नकारात्मक भाव ज़्यादा आएंगे तो आप अपना तो नुकसान करते ही हैं, समाज का और अपने आसपास वालों का भी नुकसान करते हैं। ध्यान का एक बड़ा अहम योगदान है योग में, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ध्यान, तो इसके बारे में ज़रा बताइए। आज और ध्यान मुझे लगता है कि युवाओं के लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। आजकल के जो युवा हैं, गैजेट्स का ज़माना आ गया है, मोबाइल का, स्मार्टफोन का, उसमें युवा बहुत सारा समय व्यतीत करते हैं, लेकिन उससे इतर हम मेडिटेशन की तरफ बच्चों का ध्यान केंद्रित करें, योग कितना कारगर साबित होगा इसमें? बहुत कारगर साबित होगा। जैसे कि हम तीसरे अंक पर आ रहे थे, आसन की परिभाषा ही है स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि जो स्थिर है, सुखदायी है, वही आसन है। और आसन जो है अज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सही तरीके से बैठना। आप यदि आजकल आप देखें कि व्यक्ति का पोस्चर ही गलत है, मोस्टली हम अपने गैजेट्स, ये जैसे लैपटॉप है या फ़ोन है, आज छोटे बच्चे के हाथ में भी यदि हम बिजी हैं तो माताएं बहनें अपने उस बच्चों को फ़ोन पकड़ा देती हैं कि तब तक हम ये काम कर रहे हैं तो ये फ़ोन देखें। तो इससे जितना हम बचेंगे तो हमारा जो पोस्चर है वो बहुत रोल प्ले करता है हमारी एक्टिव रहने में, हमारी सेहत के लिए, क्योंकि जितना भी हमारे जो सिग्नल्स हैं वो स्पाइन के थ्रू ब्रेन को मिलते हैं, और जितना मेरुदंड सीधा रहेगा और अलाइंड रहेगा उतना जो है अलर्टनेस बढ़ती है। तो आसनों का महत्व यही है कि भी रोज़ कुछ आसन अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। यदि बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम 10-15 राउंड जो है आप सूर्य नमस्कार ही कर लें सूक्ष्म व्यायाम के बाद, तो वो आपको उतना ही फल देंगे। 15-20 मिनट सुबह और शाम आप थोड़े से आसन, जैसे 2 आसन आपने बैठ कर करने के कर लिए, 2 खड़े के, 2 उल्टे लेट कर, 2 सीधे लेट कर, 2 ट्विस्टिंग पोज, तो ये 10 का आसन करने में ज़्यादा समय
समय नहीं लगता, और 20-25 मिनट अगर हम अपने आप को निकालते हैं तो हम जो दवाइयों का खर्च है, हॉस्पिटल्स के ऊपर का बोझ है, या जो मेंटल स्ट्रेस है, उससे बच सकते हैं। इसके बाद आती है बात प्राणायाम की। लोग आजकल प्राणायाम से भी बहुत परिचित है, लेकिन गलत तरीके से करते हैं। तो यहाँ दर्शकों से ये गुजारिश है कि सिर्फ पढ़कर या यूट्यूब के चैनल्स से के माध्यम से नहीं करें, एक सही जो कहते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर करें, क्योंकि हर प्राणायाम हर किसी के लिए नहीं है, हर आसन हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता। अलग अलग एज के लिए और अलग अलग शारीरिक संरचना जो है उस तरह से उस पर डिपेंड करता है, उसके अनुसार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ऋतुओं के अनुसार है। जैसे कुछ आसन जो कुछ प्राणायाम जो है वो हम ऋतुओं के अनुसार करते हैं। जैसे आजकल यदि गर्मी है तो शीतली शीतकारी बहुत लाभकारी है। ऐसे ही जब सर्दी आ जाएगी तो सूर्य भेदन और भस्त्रिका बहुत लाभकारी रहता है। और कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं कि जो हमें शांति प्रदान करते हैं, जैसे उज्जयी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, इन्हें हम लगभग पूरा साल कर सकते हैं। ऐसे ही अनुलोम विलोम बहुत लाभकारी है, उसका लाभ हम पूरा साल ले सकते हैं। उज्जयी और भ्रामरी प्राणायाम तो मैं कहना चाहूँगा जो एक्टिंग लाइन में आर्टिस्ट होते हैं या एंकर्स होते हैं, सिंगर होते हैं, गायक कलाकार, उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। यदि आप देखें कि योग जो है वो हर फील्ड के लिए लाभकारी है, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो ये म्यूजिक की फील्ड है, चाहे स्विमिंग की है, स्टेमिना बिल्टअप करने के लिए चाहिए, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं योग हर जगह अपना रोल प्ले करता है। और प्राण शक्ति जितनी ज़्यादा अधिक हमारे पास होगी, उतना ही ज़्यादा जो है हमारी बॉडी का जो आहार होता है, हम तो बहुत तरह का आहार खाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का आहार होता है राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और उसके साथ साथ आपका न्यूट्रिशन। या आजकल ज़्यादातर लोग जो है ना न्यूट्रिशन के प्रति अवेयर तो हैं, लेकिन ओवर न्यूट्रिशन दे देते हैं। ओवर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के प्रति तो सभी अवेयर है, लेकिन ओवर न्यूट्रिशन से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, और या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो जैसे आजकल के यूथ में जो है ये मिल्क शेक के फॉर्म में बनाना शेक बहुत परिचित है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यदि चलें और केला और दूध कभी मिक्स नहीं करने चाहिए। यदि उसका बेनिफिट लेना है तो केला आपको पहले खाना है, और उसके आधे घंटे बाद यदि आप गर्म दूध पीते हैं तो उनका अलग अलग पोषण जो है एसिमिलेशन प्रॉपर आपके इंटेस्टाइन में होता है। यदि आप उसको पहले ही ब्लेंड कर देते हैं, ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशन नहीं मिलता, लेकिन कम मिलेगा या उसका नुकसान ज़्यादा है, वो भारीपन ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो इस तरह की फूड के प्रति अवेयरनेस बहुत ज़्यादा चाहिए। आजकल अडल्ट्रेशन ऑफ फूड बहुत ज़्यादा है, मिलावट और या रॉन्ग कॉम्बिनेशन से होने वाले जो नुकसान है उसके प्रति अगर हमारा यूथ और हमारी जनरेशन जो है लोग अगर उससे परिचित होंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ऐसे ही प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो अब ये जो यहाँ की जर्नी शुरू होती है, ये शुरू होती है आंतरिक यात्रा, इसको कहा जाता है। तो प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार है अपने इंद्रियों के प्रति विपरीत आहार। अब इंद्रियों का आहार क्या है? आप अगर देखें कि यदि आप आंखों से केवल बुरा ही देखना चाहते हैं या आप वायलेंस ही देखना चाहते हैं, तो आप अपनी इंद्रियों का पूर्ण यूज नहीं कर रहे हैं, उनको नेगेटिविटी की तरफ आप ले रहे हैं। तो हमारी इंद्रियों का ये आहार है। और यदि आप देखें कि हमारे स्वप्न भी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो पूरे दिन की गतिविधियां होती है, जो हमने सुना है, देखा है, वो कहीं ना कहीं हमारी कह लो कि भी ड्रीम्स में भी उसी तरह की रिलेशनशिप देखने को मिलती है, और सबकॉन्शियसली वही चीज़ें उभर कर सामने आती हैं। तो इसलिए कहा जाता था कि खाना खाते समय आपको बोलना नहीं है। आजकल जो खाना है वो जो होता है उस पर टीवी पे या मोबाइल देखते हुए या लैपटॉप देखते हुए हम खा रहे हैं, या जंक फूड खा रहे हैं। तो जंक फूड में क्या होगा, जितना पैक्ड फूड होगा वो सारा जीरो या डेड एनर्जी होती है। तो यूथ को पहले समझना है कि हम क्या खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, कितना खाएं। यदि ये चीज़ समझ लेते हैं तो प्रकृति हमें कहती है कि आप अगर सही रूप से खाते हैं, सही खाते हैं, तो आहार ही औषधि है। डॉक्टर अनुपमा, मैं पूछना चाहूँगा, वापस लौटकर हम योग पर आते हैं, जो फिजिकल हम जो एक्टिविटी करते हैं और जो 9वां योग दिवस मना रहे हैं। हमने योग के बहुत सारे जो 8 अंग हैं उनके बारे में बातचीत की और खान पान के बारे में बातचीत की। खास तौर पे कहा भी जाता है, बहुत सारे डॉक्टर्स बताते भी हैं कि न्यूट्रिशन का जो आपके खान पान का वो बहुत बड़ी महत्ता रखता है। वो मेरे ख्याल से 70-80% इफेक्ट करता है बॉडी को। और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो योगासन है, तो वो आपके 20-30% प्रभावित करता है शरीर को। तो खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आजकल जो हमारे दर्शक हैं वो माताएं भी देख रहे हैं, अभिभावक देख रहे हैं, तो उनको बताइए कि कैसे उसमें बच्चों को कैसे प्रेरित किया जाए, कैसे उनको
ये बताया जाए कि इतना इसकी महत्ता है योग में, खान पान की इतनी महत्ता है, तो आसन के साथ साथ उसकी भी अधिक महत्ता है खान पान की। ये बहुत ही खूबसूरत प्रश्न किया आपने। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था कि योग केवल शारीरिक और मानसिक पहलू पे भी काम नहीं करता, वो सामाजिक पहलू पे भी काम करता है। और हर एक व्यक्ति का पहला स्कूल उसका घर होता है, ठीक है ना। तो जो भी माता पिता करेंगे, यदि माता पिता बहुत ज़्यादा समय गैजेट्स पे बिता रहे हैं और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा बच्चा फ़ोन नहीं देखे, तो शुरुआत पहले जैसा कि कहा है कि स्वयं से करनी है। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो उसका पूरा प्रभाव जो है वो आपके बच्चों में कह लो कि ऑटोमेटिकली वो आपको कॉपी करते हैं, कॉपी कैट्स की तरह। जितना जैसा बिहेवियर पेरेंट्स का होता है, सेम वो रिफ्लेक्शन जो है उनके बच्चों में आती है। तो आपको पहले जो है अपने आप को बदलना है। अगर आप योग कर रहे हैं, आप रोज़ सैर के लिए जा रहे हैं, आप सही खान पान ला रहे हैं, क्योंकि बच्चे घर का राशन नहीं लेके आ रहे हैं, घर का राशन पेरेंट्स लेके आ रहे हैं। अगर वो लाई बिस्किट्स, नमकीन, जितना भी कहते हैं ना कि भी फास्ट फूड आप उनको उपलब्ध करा रहे हैं, यदि फ्रिज में सब्जियां पड़ी हैं और फल पड़े हैं तो वो ज़रूर वही खाएंगे। बाहर का अवॉइड करें, घर में जितना हो सकता है अपनी हमारी घर की रसोई में है, हरी सब्जियां हैं, जितना उनका ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और जितना हो सके बाहर खाने से बचें और शुद्धता पर ध्यान दें। घर पर भी जो खाना बन रहा है, रसोई साफ़ होनी चाहिए, साफ़ हाथों से बनाएं और खाएं। आजकल काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हम अपने अंदर चेंज कर सकते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा है कि हम बोलते क्या, हमारे विचारधारा क्या है। यदि पेरेंट्स किसी को देखकर कहते हैं कि भी कोई सफाई कर रहा है कि तुम्हें इस जैसा नहीं बनना है, तो सोच ये वो उसके अंदर ऐसा भाव आएगा कि शायद ये थोड़ा निम्न है। लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप कहोगे कि आपको इनके लिए भी कुछ करना है, कि भी आप इनके लिए और स्तर बढ़ा दें, तो वो व्यक्ति के बच्चे की सोच वहाँ से डेवलप होती है। तो जिस तरह के विचार माँ बाप अपने बच्चों को देंगे, वही आगे समाज का निर्माण करते हैं। कुछ मुझे बताइए कि आजकल जैसे कोई बाहर नहीं जा पाते हैं, पार्क में बच्चे हैं, अभिभावक हैं, अपने बच्चों को लेकर पार्क में नहीं जा पा रहे हैं, तो घर में एक कमरे में अपनी बालकनी में ऐसे कुछ 2-3 योगासन आप बताइए जो किए जा सकते हैं मैट बिछाकर और अपनी छोटी जगह के अनुसार। जी, जैसे बहुत ही छोटे बच्चों को कहा जाता है कि 8 साल से कम उम्र से जो बच्चे होते हैं, यदि आप उनको योग का करवाना चाहते हैं तो योग में सबसे इम्पोर्टेंट है उनको मंत्र का उच्चारण। जी, क्योंकि हमारी वोकल कॉर्ड्स उस वक्त डेवलप हो रही होती है। अब एक कोई सोचेगा कि 8 साल ही क्यों, 8 साल से पहले योग की बहुत ज़्यादा आसन क्यों नहीं करने, क्योंकि हमारी स्पाइन अभी तक डेवलप नहीं हुई होती है, हमारे लंग्स प्राणायाम करने के लिए डेवलप नहीं हुए होते। और जितने भी आप यदि छोटे बच्चों को देखेंगे, उनकी नेचुरल ब्रीदिंग होते हैं, वो ऑटोमेटिकली एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं। लेकिन विद टाइम हम शैलो ब्रीदिंग पे आ जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं और हमारी ब्रीदिंग गलत होती चली जाती है। तो आसनों का जैसा कि आपने पूछा, तो छोटे छोटे आसन जो उनकी 4 प्रमुख आसन मैं बोलूँगी जो कि 15 या 16 ईयर्स ऑफ एज में तक आप कर सकते हैं, वो है ताड़ासन। ये हाइट को इंक्रीज करता है। इसके अलावा पश्चिमोत्तान आसन, पश्चिमोत्तान आसन में हमारा मेरुदंड जो है प्रॉपरली खिंचता है, फॉरवर्ड बेंडिंग का पोज है। इसी तरह से चक्र आसन बहुत ही बढ़िया है बच्चों के लिए, इसमें स्पाइन की पूरी आर्क होती है, बैक अगेन वो बहुत अच्छा। चक्रासन वो है जो हम पैर खोल के एक हाथ एक साइड में लेके जाते हैं, दूसरी तरफ लेके जाते हैं। जी, खड़े होकर चक्रासन भी किया जाता है, लेट कर भी किया जाता है। उसी अवस्था में, जिस अवस्था में खड़े होकर। जी जी जी। तो आप बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं। चक्र आसन के विभिन्न प्रकार है। तो यहाँ जो मैं बोल रही हूँ ये लेट कर किया जाता है और इसमें अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को एक साथ उठाकर स्ट्रेच किया जाता है। तो ये आसन क्या करता है कि हमारी जितनी स्पाइनल जो हमारे जो जितने भी नर्व करंट्स हैं, वो सारे स्पाइनल मैसेजेस जो हैं वो ब्रेन तक जाते हैं और अच्छी सर्कुलेशन उसको बढ़ाते हैं। तो ये करने के अलावा पद्मासन बहुत ही इफेक्टिव है। तो पद्मासन करने से क्या होगा, व्यक्ति को बच्चे को टिक कर बैठने की एक होती है, एक उसका शांत स्वभाव उसका बनता है और उसमें उसको कुछ भी और नहीं करना है। यदि आप प्राणायाम नहीं कराना चाहते तो उसको बोलो सिर्फ डीप ब्रीदिंग करें। डाइजेशन में भी बड़ा हेल्पफुल रहता है। डाइजेशन में जो है पद्मासन भी हेल्पफुल है और इससे भी ज्यादा है वज्रासन। एक ही आसन है जो पूरे आसनों में सबसे ज्यादा पावरफुल है और इसको बिठाना क्या है, क्रॉस लेग करके खाना खाते ही यदि बिठा देते हैं
हाँ जी सर। जी डॉक्टर अनुपमा, हमारे पास समय की कमी है। जी। सूर्य नमस्कार के थोड़ा सा मुझे ब्रीफ में बताइएगा, सिर्फ जी। एक लाइन में, कि सूर्य नमस्कार कितना महत्वपूर्ण कारगर है। जी, सूर्य नमस्कार जो है 12 स्थितियां हैं इसमें, जिसमें लास्ट की जो स्थितियां होती हैं वो 5 स्थितियां जो है पहली 5 के साथ रिपीटिशन में आती जी जी जी। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पहली 7 स्थितियां सेम हैं जिनको हमें याद रखना है, जी। और उसके बाद जैसे पहली स्थिति हमारी प्रणाम है, उसके बाद हस्तोत्तान, उसके बाद पादहस्तासन। पादहस्तासन करने के बाद हमने अश्व संचालन करना है, अश्व संचालन के बाद हमें पर्वतासन करना है, पर्वतासन के बाद हमें जो है अष्टांग आसन करना है, अष्टांग के बाद हमने ये भुजंगासन करना है, और इसके बाद फिर पर्वतासन से जो प्रणाम स्थिति है वो फिर से रिपीटिशन में आती है। सूर्य नमस्कार तो एक सर्वाष्टांग योग कहा जाता है, जी, उसको जी, संपूर्ण जी। योग कहा जाता है बिल्कुल, सूर्य बिल्कुल। नमस्कार को, क्योंकि इतनी सारी अवस्थाएं उसमें आ जाती हाँ हैं जी, शरीर हाँ की, जी। बहुत सारी। जी। जी डॉक्टर अनुपमा, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम योग भगाए रोग। हम 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और पूरे विश्व भर में योग की चर्चा है। योग का एक तरह से पूरे विश्व में हल्ला है, और हमारा जो योग है, भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा है, ये पूरे विश्व ने स्वीकार किया है इसको। और हम भी हमारे नित्य जीवन में, दैनिक जीवन में योग को अपनाएं। केवल एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना ना करें, 365 के 365 दिन योग करें हम। जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्नान करते हैं और अच्छे वस्त्र पहनते हैं, इसी तरह योग का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे दैनिक जीवन में। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।